राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कल सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त मैंने कॉमेडियन कुणाल कामरा की एक वीडियो देखी, ठीक है, जिसमें वो रेलवे के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे थे। वीडियो को देखते देखते मैं थोड़ा सा अच्छा लगा, अच्छे से वीडियो एडिट हुई हुई थी, ठीक है, मैं देख रहा था। बट जैसे ही वो वीडियो में डेटा बताने में आते हैं रेलवे को लेकर के, वहाँ मेरे को बड़ी शिकायतें हो जाती हैं उससे, ठीक है। वैसे तो कुणाल कामरा बड़ी अच्छी कॉमेडी करता है और हाँ, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने भी उनकी वीडियोस देखी होगी, काफ़ी हंसे होंगे देख करके। लेकिन भैया, जब आप ऑफ द रिकॉर्ड जाते हो और कुछ ऐसा बोलना शुरू करते हो जो कि फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, ढंग से रिसर्च होना चाहिए, एंड यस, आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज भी होनी चाहिए, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है। अब उन्होंने बहुत सारी बातें बताई भाई। 2014 के बाद से आज तक रेलवे में कोई काम नहीं हुआ है, मतलब कि कांग्रेस पार्टी के बाद से रेलवे में कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। देखो, मैं बिल्कुल भी इस वीडियो को ना एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं देना चाहता। हालांकि उनकी वीडियो में एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट था, वो चीज़ हमें देख करके समझ में आता है, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। और मैं आपको फैक्चुअल बेसिस पे विद डेटा कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप अपने सामने एक पीडीएफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंडियन रेलवेज बिफोर एंड आफ्टर 2014 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कहोगे पीडीएफ मेरे पास कहाँ से आई। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। आपको याद होगा, आज से लगभग 11 महीने पहले या 1 साल पहले की मोटी मोटी बात पकड़ लेते हैं, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था। 1 से 1.5 वो वीडियो है दोस्तों, जिसमें मैंने इंडियन रेलवेज के स्टेट वाइज रेलवे स्टेशन में अगले 5 से 10 साल में क्या हो रहा है, उनके प्रोजेक्ट की स्टेटस क्या है, कैसी डेवलपमेंट होगी और प्रोजेक्शंस क्या हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। आप आज भी वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसी पीडीएफ के अंदर, वो जिस पीडीएफ के बेसिस पे मैंने रेलवे की जिस पीडीएफ के बेसिस पे वो वीडियो बनाई है, उसी वीडियो के पीडीएफ के अंदर ये सारा डेटा जो है प्रोवाइडेड है। और आज वही डेटा के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। तो आप ही कह सकते हैं कि ये डेटा बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड तो नहीं है, बट थोड़ा सा पीछे का हो सकता है। सबसे पहले एडवांसमेंट की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका डीएफसी यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। देखो, इसके आने से फ़र्क क्या पड़ा। इसके आने से फ़र्क ये पड़ा, आज अगर आप दिल्ली कानपुर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो ट्रेनों की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि दिल्ली कानपुर सेक्शन में या उससे भी आगे चले जाओ, डीडीयू तक चले जाओ, वहाँ पे चलने वाली 95% ट्रेनें, ठीक है, 95% ट्रेनें डीएफसी पे चल रही है। 95% क्यों बोला जबकि रूट पूरा ऑपरेशनल है? 95% इसलिए बोला, 5% ट्रेनें वो हैं जो कि ब्रांच लाइन पे ऑपरेट होती हैं। जैसे कि अलीगढ़ स्टेशन है आपका, अलीगढ़ स्टेशन से हरदोआगंज की तरफ को एक लाइन जाती है, वहाँ पे एक पावर प्लांट है, तो वो उस 5% का हिस्सा है। दादरी के बाद एनटीपीसी दादरी के अंदर ट्रेनें जाती हैं, वो उस 5% का हिस्सा है। तो ऐसे ब्रांच लाइन पर जो थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है उसको मैं 5% में कंसिडर करूँगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को 2014 से पहले देखो तो ये जीरो है। अब मैं बिल्कुल पॉलिटिकल अलाइनमेंट बिना अपना हिलाए टेक्निकली आपको एक बात बताता हूँ। ये जो डीएफसी था ना, ये पूरा का पूरा जो था, आप ये कह सकते हो कि मतलब इसको बनाने की जो तैयारी थी वो 2014 से ऑन पेपर स्टार्ट हो गई थी। लेकिन वो जो प्रोग्रेस थी ना, वो बहुत धीरे थी। आप समझ रहे हो, एक चीज़ को करने की एक प्रोग्रेस होती है, एक स्पीड अप होता है, ठीक है। वो स्पीड इतनी स्लो थी, इतनी स्लो थी कि कोई खास उसके बारे में मोटिवेटेड नहीं था। पोस्ट दैट एक मोटिवेशन आया, पोस्ट दैट आपको चीज़ें बदलती हुई दिखी। और हमको क्या दिखा कि कुछ ही सालों के अंदर 2741 किलोमीटर का डीएफसी बन गया। आज के टाइम में जो डब्ल्यूडीएफसी है उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वैतरना से लेकर के जो आगे की तरफ को जा रहा है, मतलब जो जीएनपीटी पोर्ट की तरफ को जा रहा है, सिर्फ वो एक छोटा सा हिस्सा पेंडिंग है। और उसके भी टेस्ट एंड ट्रायल्स हो गए हैं, ठीक है। मतलब उसको भी कमीशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो भी बहुत जल्दी कमीशन हो जाएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सारा काम कितनी स्पीड से हुआ, ठीक है। इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के। अब जो आप इस वाले कॉलम में देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है? 21,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है 60 साल में। अगर आप में से किसी को भी इस पीडीएफ को लेकर के कोई भी डाउट है, ये पीडीएफ उठाओ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भेज दो और उनसे खुद वेरीफाई करवा लो। मैं आपको इतना कह सकता हूँ इस डेटा को लेकर के, वो आपको खुद वेरीफाई करके दे देंगे कि ये इंसान एक वीडियो बना रहा है ऐसे ऐसे करके, और क्या ये डेटा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, ठीक है। तो 21,000 किलोमीटर 60 साल में हुआ। अब क्या दिखा हमें, दूसरी साइड हमको क्या दिख रहा है कि 47,000 सिंस 2014। और आज के समय में मैं कहूँगा पूरी इंडियन रेलवेज में, क्योंकि भाई आज के समय में हम लोग काफ़ी घूम चुके हैं, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि मैं कैसे बताऊँ आपको, 95% 96% के आसपास का रेशियो लेते, इतना नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे का, ठीक है।
एक आपका जो नैरो गेज मीटर गेज पर जो सेगमेंट चल रहा है आज के समय में उनको हटा दो थोड़ा बहुत, ठीक है। और बहुत ही कहीं कहीं कुछ ऐसा होगा जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं होगा, वरना मोस्टली सेक्शन रेलवेज का जो आज के समय में इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। इसके बाद एक और चीज़, अमृत स्टेशंस, इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया पहले से। मतलब जो स्टेशंस की बिल्डिंग है वो आज से, मतलब वो जो बनी थी तब बनी थी, उसके बाद उनके अपग्रेडेशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आज के समय मॉडर्न रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति स्टेशन। मैं गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को इसलिए नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि वो एक तो थोड़ा सिटी से बाहर है, दूसरा उस पर इतना भयंकर लेवल का होटल बना हुआ है कि वो आम आदमी के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ रीच हो जाता है। करेक्ट, मैं इसलिए हमेशा स्टेशन यूज़ करता हूँ रानी कमलापति। रानी कमलापति एक टाइप का मॉडल रेलवे स्टेशन है जो रेलवेज ने एक चीज़ करके दिखाई है कि हाँ, अगर हम एक पीपी मॉडल के ऊपर लेकर के जाएँ चीज़ों को, तो कैसे हम एक अच्छी सुख सुविधा वाला रेलवे स्टेशन बना सकते हैं लोगों के लिए, कैसे एक अच्छा मतलब आपके सपनों का रेलवे स्टेशन। और सच में मेरे तो एक एज अ रेल फैन पर्सन बता रहा हूँ जिसको ट्रेनें बहुत पसंद है, मेरे लिए रानी कमलापति स्टेशन एक सपनों का रेलवे स्टेशन है। मैंने एक बार रानी कमलापति स्टेशन पे 24 नहीं 18 घंटे बताए, 18 घंटे मतलब डेफिनेटली वहाँ पे स्टे वगैरह करके, लेकिन उन 18 घंटों में मुझे उस स्टेशन के बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। थोड़ा समय हम ट्रेन देख के बिता देते, थोड़ा खा पी के बिता देते, थोड़ा सो के बिता देते, ठीक है। तो ओवरऑल बात यह है कि स्टेशन पे सारी इतनी सारी सुख सुविधा अवेलेबल है कि हम आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा, स्टेशन से बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और यही कहीं ना कहीं एक आइडियल रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पे वो स्टेशन अपने आप पे इतना मतलब कह सकते हैं कि परिपूर्ण है कि आपको स्टेशन के बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े। अगला लेते हैं जो कि है वंदे भारत। ये तो पहले थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन ज़रा इधर देखो 82 वंदे भारत आ चुकी। हालांकि वंदे भारत कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, बट किया जा सकता था, नियत नहीं थी काम करने की, कर सकते थे लेकिन किया नहीं। और आज के समय में आप वंदे भारत को देखो देखो आई कंप्लीटली एग्री कि कुछ रूट्स पे वंदे भारत चल रही हैं आज के समय में जहाँ वो डिज़र्व नहीं करती, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रूट्स हैं जहाँ पे वंदे भारत चल रही है और वहाँ पे वो इतना स्ट्रैटेजिक है ना कि कभी कभी लगता है कि भाई किसने ये रूट सोचा, पहले तो उसको एक सलामी दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना कट टू कट चीज़ें वहाँ पे लेकर के आए कि भाई मज़ा आ गया, ठीक है। जैसे उदाहरण वैष्णो देवी वाला, दिल्ली एसवीडी के, दिल्ली बनारस, सबसे पहले तो यही सारे हो गए, मुंबई नागपुर हो गया, क्या पैक गाड़ी चलती है। को साउथ के अंदर आप देख लो तो जो त्रिवेंद्रम से लेकर एर्नाकुलम तक आती है वो देख लो। कुल मिला के बात ये है कि वंदे भारत ट्रेन आने से जो डेवलपमेंट एक लोगों को देखने को मिली, और मैं आज भी आप मेरे चैनल पे जा कर के देख लो, मेरा 2019 या 20 का वीडियो है जो पहली वंदे भारत लॉन्च हुई थी, फर्स्ट वंदे भारत जो लॉन्च हुई थी, और दिल्ली से वाराणसी वाली पहले कमर्शियल में मैं गया था। मेरा पहला रिएक्शन था उसको देखने के बाद, भाई ये प्लेन कैसे ज़मीन पे ले आए तुम लोग, ये प्लेन कैसे ले आए। क्योंकि ट्रेन आपने एक ऐसी बना दी थी जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हालांकि उस ट्रेन के साथ आज एक छोटी सी समस्या, जो कि अगर कोई इस वीडियो को रेलवे से देख रहा है, कि डियर रेलवे जी, वंदे भारत आपने बनाई बहुत बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ट्रेन की कैपेसिटी 180 पे चलने की, लेकिन कृपया जल्दी से जल्दी 160 वाले ट्रैक्स भी ज़रा थोड़ा तैयार कर दो, एटलीस्ट 200-300 किलोमीटर के लिए उसको चालू कर दो, जिससे एटलीस्ट ये वंदे भारत ट्रेन 160 पे चल सके और अपना जलवा बिखेर सके। और मतलब जो सपना आपने देखा था वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखे, लोगों को भी नजर आए कि हाँ कुछ हो रहा है। क्योंकि जो लोग उसके इंफ्रा से जुड़े हैं, जैसे हम लोग रेलवे इंफ्रा की वीडियो बनाते हैं तो हमें पता है कि 160 का काम कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा लोगों के लिए वो टाइम बड़ा हो जाता है क्योंकि वो उस चीज़ को वैसे रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, अमृत भारत एक्सप्रेस को लेकर के। अमृत भारत ट्रेन है, ठीक है। ये बात है 2020-21 के आसपास की, जब रेलवे ने एसीफिकेशन स्टार्ट करा था। मतलब रेलवे ने कहीं ना कहीं डिसाइड करा था कि थर्ड एसी इकॉनमी कोचेस लेकर के आते हैं और उनको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और स्लीपर डब्बों के बिहाफ पे थर्ड एसी इकॉनमी कोच लाते हैं, थोड़ा सस्ता फेयर लेकर के आते हैं। लेकिन वहाँ पे लोगों की तरफ से रेलवे को एक रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं आई कि हमको एसी डब्बे नहीं चाहिए, हमको चाहिए जनरल डिब्बे ज़्यादा। रेलवे ने उनकी बात सुनी और वो लेकर के आया अमृत भारत ट्रेन। बढ़िया बात इसके अंदर क्या, आगे 6 डब्बे जनरल, पीछे 6 डब्बे जनरल, बीच में 10 डब्बे स्लीपर। तुम्हें जैसे जाना है जाओ, पूरी गाड़ी नॉन एसी, 2 इंजन लगा दिए, गाड़ी को सुपर फास्ट स्पीड पे चला दो। अब उन ट्रेनों के अंदर क्या होता है, अगर आप कभी ट्रैवल करोगे कि ट्रेन का जो रिजर्वेशन वाला कोच है, मतलब जो स्लीपर वाले डब्बे हैं, वहाँ पे सारे बंदे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जनरल डिब्बे हैं, जो 12 जनरल डिब्बे हैं, वहाँ पे लोग लेट के जा रहे हैं,
लोग आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ भीड़ क्या है, भीड़ भीड़ कुछ भी नहीं है। मैंने खुद 2-3 बार ट्रैवल करा है पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल वाली ट्रेन के अंदर। भाई इतना आसान हो गया है उस ट्रेन में ट्रैवल करना। मुझे अगर कभी दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज जाना होता है, मुझे कभी जाना होता है और मेरा प्लान सडन बना है, वंदे भारत मेरी चॉइस नहीं है भाई। मेरी चॉइस अगर सस्ते में जाना है मेरे को, मैं अमृत भारत लेके चला जाता हूँ। एक तो डेली चलती है सबसे पहली बात तो, ठीक है, और मुझे पता है जनरल खाली जाएगा, जनरल खाली जाएगा। तो जिन लोगों को यहाँ से दिल्ली से पटना जाना है, सडन प्लान बन रहा है, उनके लिए तो वो आशीर्वाद की तरह है एक तरीके से रेलवे की तरफ से कि भाई तुम बिंदास जाओ। अब बात करते हैं नमो भारत को लेकर के। 2 नमो भारत ट्रेनें जो है चल रही हैं। देखो, नमो भारत एक ऐसी चीज़ है जो रेलवे का एक कहीं ना कहीं विजन है पुराना अपना। मतलब नमो भारत फ्यूचर का प्रोडक्ट है रेलवे का, आज का प्रोडक्ट नहीं है। पहली बात तो ये समझो कैसे वो फ्यूचर का प्रोडक्ट है। रेलवे कहीं ना कहीं ये सोचता है कि जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है ना आज के समय में हमारी, वो नमो भारत बने, ठीक है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो आप इंटरसिटी यूज़ करते हो, उसकी जगह आप नमो भारत यूज़ करना शुरू करो, ठीक है। तो वो फ्यूचर का प्रोडक्ट है। अभी रेलवे उसकी वायबिलिटी देख रहा है, 2 रेक उसने बना दिए, 2 रूट पे वो चल रही है। अब लोगों से जो फीडबैक आ रहे हैं वो उसको समझेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करेगा। थर्ड मतलब तीसरा रेक जो भी आएगा एक वक्त के बाद, जब इसका बंच में लॉन्चिंग स्टार्ट होगी, तो रेलवे इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करेगा डेफिनेटली। और रेलवे ने ऑलरेडी कहा है कि अभी तो 2 एसी वाली आ चुकी है, लेकिन हम नॉन एसी अमृत भारत भी लेकर के आएंगे जल्दी। तो रेलवे यहाँ पे क्या चाह रहा है कि हम इंटरसिटी ट्रेनें जो हैं, देखो मेमो से रिप्लेस नहीं कर रहे, समझो बात को, ईएमयू से रिप्लेस नहीं कर रहे, वो सब अर्बन नेटवर्क है। सब अर्बन नेटवर्क बहुत छोटा होता है, इंटरसिटी एक्सप्रेस उसके कंपैरिजन में थोड़ी बड़े रूट पे चलती है। इसके बाद दोस्तों उस वीडियो में स्पेशली एक पॉइंट हाईलाइट किया गया कि बुलेट ट्रेन का कोई भी काम नहीं हुआ है। जरा देखें, बुलेट ट्रेन का कोई भी काम नहीं हुआ, 0 किलोमीटर काम हुआ है। हाँ, आपके टेन्योर में 0 ही था, लेकिन हमारे में नहीं। कैसे, देखो बुलेट ट्रेन का 0 काम हुआ है। अगर मैं किसी एक ऐसे इंसान को लेकर जाऊं ना, से बात पूछूं ना, जिसको रेलवे इंफ्रा के बारे में कुछ भी ना पता हो, मतलब वो बस सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए, दैट्स इट, इतनी सी बात होनी चाहिए उसके साथ। लेकिन वो कभी उसको ज़्यादा पता ना, उसको ये भी नहीं पता हो कि वंदे भारत नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो भी वो बता देगा कि बुलेट ट्रेन का कितना काम हुआ है। तो भी वो बता देगा कि यार मुझे ये तो नहीं पता बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक क्या बन रही है, लेकिन बन रही है इतना पता है, इतना पता है। अगर वो थोड़ा बहुत भी कहीं देखता होगा, क्योंकि वायडक्ट बन रहे हैं, उसके स्टेशंस उसके रेडी ऑलमोस्ट हो रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी डेवलपमेंट चल रही है। ये तो हर किसी को पता है कि भाई थोड़ा बहुत काम कहीं ना कहीं चालू है। लेकिन डिटेल में अगर हम बात करें तो 329 किलोमीटर का वायडक्ट कंप्लीट हो चुका है। 329 किलोमीटर भाई कम नहीं होते हैं, ठीक है। और बुलेट ट्रेन है, बाबा बंगाली का चूरन नहीं कि डब्बे में डाला घोल के पिला दिया, ठीक है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड, वो वक्त लगेगा। और थोड़ी सी बात करता हूँ सेफ्टी को लेकर के। एक चीज़ समझो, सबसे पहले ट्रैक रिन्यूअल एक्सपेंडिचर की बात करती इसमें है, ठीक है। आपका 47,000 था, करोड़ में बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ 1,32,000 है। ट्रैक रिन्यूअल मतलब कि पुरानी पटरी को हटा के नया पटरी को डालना। और ये नंबर इंक्रीज क्यों हुआ है, ठीक है। अब अगेन कोई पॉलिटिकल नहीं, यहाँ पे ये नंबर क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि रेलवे की कहीं ना कहीं कमिटमेंट है कि हमको जहाँ पे ट्रैक डाला हुआ है 80-85 पे चलने वाला, 100 पे चलने वाला, वहाँ पे हम सीधा 200 की स्पीड वाला ट्रैक डालते हैं। आपको क्या लगता है आज के समय में अगर दिल्ली मुंबई सेक्शन पे 160 का ट्रायल हो रहा है, तो वहाँ पे क्या ट्रैक 160 वाले डले हुए होंगे? नहीं भाई, वहाँ पे जो ट्रैक की कैपेसिटी है वो 200-220 वाली डली होगी। क्योंकि कल को जब हम 160 से अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे 10 साल बाद, ठीक है, या 5 साल बाद, ऐसे ले लेते हैं, जब 160 से अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हम फिर से ट्रैक उखाड़ देंगे? नहीं भाई, फिर ट्रैक नहीं उखाड़ा जाएगा। वहाँ पे वो ट्रैक ऑलरेडी 200-220 वाला डाल रखा है, ठीक है। क्योंकि और चीज़ें, मतलब हो सकता है ट्रेन के अंदर 10 चीज़ें बदली जाएँ, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हों, लेकिन ट्रैक के दोबारा चेंजेस नहीं होंगे। और रेलवे हर जगह यही प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है कि जहाँ पे 100 वाला डाला हुआ था, वहाँ हम 160-150 वाला ट्रैक डालेंगे, मतलब इतनी स्पीड से चलने वाला ट्रैक डालेंगे। जिससे अगर अभी हम किसी ब्रांच लाइन वगैरह पे 100 से 130 की स्पीड पे लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम उसको जो है और अच्छे से ज़्यादा जो है बढ़ा पाएँ, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रेलवे ने अपने टेन्योर, सरकारी टेन्योर चेंज होने के बाद हुई, वो था दोस्तों फाटकों का ख़त्म होना, ठीक है। किस तरीके से, जो रेल फाटक होते थे वहाँ पे एक गेटमैन होता था जो कि फाटक को बंद करेगा, सब कुछ करेगा, और फिर ट्रेन गुजरेगी वहाँ से, जिससे
जो लोको पायलट्स हैं उनके सर पे एक कहीं ना कहीं खतरा मंडराता है। कैसे मंडराता है? देखो, रेलवे के अंदर जितने भी लोको पायलट होते हैं वो सेक्शन बेस्ड चलते हैं। मतलब मान लो अगर आप लोको पायलट हो, आपकी नौकरी है रेलवे के अंदर, तो आप आजीवन ना एक सेक्शन चलाओगे अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल ले लिया दिल्ली कानपुर, एग्जाम्पल ले लिया दिल्ली आगरा ग्वालियर झांसी, कोई भी एक पकड़ लो इसमें स्टेशन। तो आपको पता है आप यहीं अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहोगे हमेशा अलग अलग ट्रेनों से, लेकिन चलोगे इसी सेक्शन के अंदर हमेशा। तो अगर वहाँ फाटक बने हुए हैं, बहुत सारे फाटक बने हुए हैं, फाटक तो बंद होता है, ट्रैफिक तो रुका हुआ होता है, लेकिन आपको जब आप दिन में हर रोज एक ट्रेन लेकर के आओगे जाओगे, तो आपको वो वर्नरेबल फाटक पता होंगे वहाँ की, यहाँ पे ज़्यादा अफलातूनी लोग रहते हैं, यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा पास में खड़ी होती है, तो आप नेचुरली वहाँ पे स्पीड कम कर लोगे, आप डर से कर लोगे। चाहे चाहे रेलवे के सिग्नल्स आपको अलाउ करें कि यहाँ पे आप 130 पे चला करके ले जाओ, लेकिन आप डर से कम कर लोगे, ठीक है, क्योंकि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ये। नेचुरली कोई सामने आ सकता है, कोई कट सकता है, उससे फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि सारे जितने फाटक थे इनको हटा के या तो रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज इस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब रोड को या तो फ्लाईओवर बना के ऊपर से निकाल दिया या अंडरपास बना के नीचे से निकाल दिया, लेकिन वो फाटक पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, जिससे ट्रेनों की स्पीड पर फर्क पड़ा। अगर हर 10-15 किलोमीटर में एक फाटक आ रहा है तो सोचो वो स्पीड कम हो रही है फिर बढ़ रही है, कम हो रही है फिर बढ़ रही है, वो चीज़ पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। अब ट्रेन आपकी जो है फटाक भागती चली जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ रेलवे के अंदर हुई। हालांकि मुझे इस चीज़ को अगर आपको समझाना हो तो मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बस अभी के लिए बताता हूँ जो EI हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हो रही है, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। सिग्नल फेलियर का रेट गिर रहा है, ठीक है। स्टेशन मास्टर के हाथ में जो आपने देखा होगा एक EI पैनल होता है उसके पास सिग्नल को चेंज वेंज करने का, वो अपग्रेड कर दिया गया और वहाँ पे एक कंप्यूटर स्क्रीन जो है सामने लग करके आ गई है, जिससे होता यह है कि उस पैनल पे पहले बटन लगे हुए होते थे, वो बटन कि उस पैनल पे पहले बटन लगे हुए होते थे, उन बटन से कोई फेलियर हो सकता है, उसकी एक मेंटेनेंस हो सकती थी, वो सारी चीज़ जो है एलिमिनेट हो रही हैं, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है। एक एक जो हमारा स्टेशन मास्टर है जिसको सिग्नल्स वगैरह देने हैं गाड़ी को, वो अच्छे से चीज़ों को देख पा रहा है, समझ रहे हो, और बाकी और भी फ़ायदे हैं, वो मैं कभी डिटेल वीडियो बना के कवर करूँगा। अच्छा, उसके बाद एक और बढ़िया चीज़ ABS, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप, समझाता हूँ मैं, ये चीज़ मुझे ना वैसे समझानी पड़ेगी कि ABS से फ़ायदा क्या होता है। जैसे समझो ये है स्टेशन A, ठीक है, ये है स्टेशन B, ये रहा स्टेशन B, करेक्ट। तो स्टेशन A को अगर स्टेशन B की तरफ कोई ट्रेन छोड़नी है, ठीक है, स्टेशन A को अगर स्टेशन B की तरफ कोई ट्रेन छोड़नी है तो वो स्टेशन B से पहले क्लियरेंस लेगा। क्या लेगा? क्लियरेंस लेगा कि भाई इजाज़त है, तेरे पास जगह खाली है, मैं ट्रेन भेज दूं, पहले वो ये लेगा। ये पहले चलता था जब ABS नाम की चीज़ नहीं थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पहले ये था, ठीक है। तो वो इस बेसिस पे ट्रेन को छोड़ेगा। अब यहाँ से ट्रेन तभी जाएगी जब B वाला बोलेगा कि ट्रेन ओके, हाँ भाई लाइन क्लियर है, भेज दे, और यहाँ से ट्रेन भेज दी जाएगी। वक्त बढ़ा आगे, ट्रेनें बढ़ी, अब इसके पास भी बहुत सारी ट्रेनें, इसके पास भी बहुत सारी ट्रेन ऑपरेट करने के लिए, तो बड़ी दिक्कत है। तो इन्होंने क्या करा, ऑटोमेटिक सिग्नल लगा दिए। अब ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्या कर रहा है, ये इस पूरे सेक्शन को, जो कि एक सिंगल सेक्शन है, इसको 1 2 3 4 डिपेंड अपॉन लेंथ अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर देगा। और जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में आप लोगों ने देखा है ना कि वो येलो, रेड, येलो, डबल येलो, ग्रीन वाला जो सेगमेंट चलता है, वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देगा, और फिर इस सिग्नल के एस्पेक्ट के हिसाब से यहाँ से ट्रेन को छोड़ा जा सकता है। इससे क्या हो रहा है, इससे एक स्टेशन से 2 स्टेशन के बीच में नंबर ऑफ ट्रेन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब मान लीजिए दो रेलवे स्टेशन है, उनके बीच में 20 किलोमीटर का गैप है, तो उसके अंदर पहले सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती थी, लेकिन आज के समय में आप उन 2 स्टेशन के बीच में डिपेंड अपॉन लेंथ 5 ट्रेनें चला सकते हो, 6 ट्रेनें चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारी बढ़िया भाग के पहुंचेंगी। यहाँ पे एक और पैरामीटर का वो दे रखा है, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता आपको बोर करके या बहुत सारी बातें बता के, तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ़ कोचेज़ कितने बढ़े, लोकोमोटिव प्रोडक्शन कितना हुआ, वैगन प्रोडक्शन कितना हुआ, लिफ्ट एंड एस्केलेटर रिक्रूटमेंट। तो इस सेक्टर में भी रेलवे ने, ऐसा बात नहीं है कि कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ लोगों को रिसर्च नहीं पूरी हो पाती है, तो आपके लिए पूरा रिसर्च पेपर मैंने आपके सामने ला करके रख दिया।
बाकी आप लोगों का क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। राधे राधे।